फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन में अब तक मैं बात कर चुका हूँ एडल्ट और एडल्ट बेस्ड सीपीआर। गाइडलाइन जो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2015 की गाइडलाइन है, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा दी गई है, और इस गाइडलाइन को मॉडिफाई कर दिया गया है 2017 में, जिसके अनुसार मैंने आपको बता दिया था कि 1 या 2 नर्स सीपीआर करें तो भी कंप्रेशन का रेशो 30 होगा और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग 2, मतलब 30:2। ये मैं आपको बता चुका हूँ, और जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट, और उसी से आगे हम लोग चर्चा करेंगे। भाई मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है कि जब हम पेशेंट को एडल्ट को सीपीआर करते हैं तो सीपीआर के दौरान हम लोग कौन सी पल्स, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। चलिए जी साहब, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आगे जो और एज ग्रुप हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट, इन दोनों में और एडल्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है सीपीआर की गाइडलाइन में, वो हम लोग पढ़ना चाहेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहते हैं सीपीआर इन चाइल्ड। किसमें बेटा? चाइल्ड में। देखो चाइल्ड की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये चाइल्ड एज ग्रुप किसके अंतर्गत है। तो चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 1 साल से तो अधिक और 8 साल से जो नीचे के बच्चे हैं वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार चाइल्ड ग्रुप में अंतर्गत आते हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है बिटवीन मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 8 ईयर एज। इनको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने किस कैटेगरी में शामिल किया है? चाइल्ड की कैटेगरी में शामिल किया है, जब हम क्या करते हैं बेटा? सीपीआर करते हैं। अब इसमें भी अगर हम सीपीआर कर रहे हैं तो जो मैं नहीं बता रहा हूं इसका मतलब वो सब कॉमन सी बातें हैं, जैसे पोजीशन वही रहने वाली है, साइड जो चेस्ट कंप्रेशन की कर रहे हो वही रहने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग जो मुख्य डिफ्रेंशिएट करेंगे वो एक तो आपने यहाँ बताना है 1 रेस्क्यू तो वही 30:2, 2 रेस्क्यू तो ये आप एक तो ध्यान दे सकते हैं कि बच्चों में अगर हम सीपीआर कर रहे हैं तो सीपीआर करते समय अगर 2 नर्स सीपीआर कर रही हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन इसके अंतर्गत 2 रेस्क्यू में 15 चेस्ट कंप्रेशन, 2 आर्टिफिशियल ब्रीथिंग आप मरीज को देंगे जब 2 रेस्क्यू यहाँ पर सीपीआर करते हैं। तो एक तो ये लेटेस्ट पॉइंट है जो चेंजेस है, यह आपने बताना है। इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने यहाँ बताना है, जैसे याद करो एडल्ट में मैंने कहा था कि दोनों हाथों की हील का यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिंगल हैंड जो आर्म है उसका यूज़ करेंगे। तो आपने बताना यूज़ हील ऑफ 1 हैंड फॉर चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक हाथ और उसी हाथ की हील का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस हो गया, वहाँ दोनों हाथों का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर एक का यूज़ कर रहे हैं। चलो जी साहब, तीसरा आपने यहाँ पर बताना है डेप्थ ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन। भाई डेप्थ कितनी गहराई तक चेस्ट कंप्रेशन करते हैं? याद करो मैंने आपको कहा था 2 से 4 इंच। किसमें? एडल्ट में। भाई 8 साल से ऊपर और एडल्ट में मैंने कहा था 2 मिनिमम क्राइटेरिया है और मैक्सिमम है 2.4 इंच, मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर इस एज ग्रुप की बात करें तो आपने यहाँ बताना है 1.5 से लेकर के क्या बोलेंगे बेटा 2 इंच बताओ। लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये ध्यान दो अगर 1 वर्ड में आता है, मान लो एग्जामिनर आपसे कहता है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन ए 5 ईयर एज चाइल्ड, और वो 1.5 भी दे दे और 2 भी दे दे तो आंसर 2 इंच आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पर आएगा। इस बात को मत भूलिएगा, जो बता रहा हूं ना
वो आप प्रॉपर ध्यान दें, अन्यथा रेंज एक ऐसी चीज़ है उसमें हम फंस जाते हैं और एग्जामिनर अगर दोनों तीनों ही रेंज हमें पूछ लेता है तो जवाब देना बड़ा ही तकलीफ़दायक होता है। चलो जी साहब, यहाँ तक बताएं तो सीधा सीधा यहाँ पर आपने 2 इंच डेप्थ बता सकते हैं, एटलीस्ट पूछे तो भी यही बताना है 1.5, अन्यथा कुछ नहीं बोले तो हमेशा आप 2 इंच ही बोलेंगे। चलो साहब, आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पल्स कौन सी चेक करेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि एडल्ट अगर पेशेंट में सीपीआर कर रहे हैं तो हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स चेक करते हैं 2 मिनट के बाद, जब 5 साइकिल पूरी कर लेते हैं, जो कि 30:2 की मैंने आपको बताई थी, उसके बाद कैरोटिड पल्स, और वो 5 से 10 सेकेंड चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं फीमोरल पल्स। कौन सी पल्स चेक करते हैं? फीमोरल। यहाँ पर ब्रैकियल मत बोलना, कौन सी बोलना? फीमोरल पल्स चेक करते हैं। सर्कुलेशन के लिए ही कर रहे हो तो यहाँ पर भी ड्यूरेशन कितना होगा? 5 से 10 सेकंड का होगा, 1 मिनट का नहीं है। जहाँ रेट ऑफ पल्स चेक करनी हो वहाँ 1 मिनट बताओ, अन्यथा सर्कुलेशन ही चेक कर रहे हैं, और सर्कुलेशन चेक कर रहे हैं तो कितनी देर? 5 से 10 सेकंड। चलो साहब, यहाँ तक आप कह सकते हैं। इसके अलावा फिर और चीज़ें सेम हैं, जहाँ आपने बताना है कि भाई 6 to 8 सेकंड पर ब्रीथ। भाई अगर माउथ टू माउथ और आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हैं तो एक ब्रीथ का समय वही 6 से 8 सेकंड होगा। कोई चीज़ नहीं, ये तीनों ही एज ग्रुप में कॉमन कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा लफड़ा था, बहुत ज़्यादा गलतियां थी। जब पुरानी गाइडलाइन आई थी 2005 में, वहाँ पर कई जगह बोलते थे 1.5 से 2 सेकंड एडल्ट में देंगे, 1 से 1.5 सेकंड बच्चों में देंगे, तो वहाँ एक्चुअल कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। इसलिए नई गाइडलाइन में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो ये आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ ब्रीथ है, तीनों ही एज ग्रुप में, चाहे वो नियोनेट हो, चाहे वो आपके चाइल्ड एज ग्रुप हो, चाहे वो आपके एडल्ट हों, सभी में आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का समय ये निर्धारित कर दिया है। चलो साहब, यहाँ तक बता सकते हैं। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहते हैं, सुन लीजिएगा, ये हमने किसके अंतर्गत बोला है? चाइल्ड एज ग्रुप में बोला है। चाइल्ड के बाद अगर आप बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपने बताना है नियोनेट और इन्फेंट में सीपीआर। सीपीआर इन नियोनेट और इन्फेंट। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा कि नियोनेट और इन्फेंट में जो सीपीआर कर रहे हैं, तो नियोनेट और इन्फेंट में सीपीआर, इन्फेंट मतलब 1 साल तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा। नियोनेट जो 28 दिन का है, मतलब 1 साल तक इसमें सारे आ गए हैं। इन्फेंट जिसको आप कहते हो अप टू 1 ईयर। नियोनेट जो कि आप कह सकते हैं अप टू 28, मतलब दोनों ही एज ग्रुप आ गए। सीधा सीधा आप तो 1 साल बोलो ना, 1 साल तक के बच्चों में सीपीआर कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है एडल्ट से? क्या डिफरेंस है बताओ? चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर हम नियोनेट और इन्फेंट में सीपीआर कर रहे हैं तो क्या हमारा बेसिक डिफरेंस है, तो आप सुनिएगा। सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो एक तो है कि जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं, इसमें एक तो चलो लिखें आप कि 1 रेस्क्यू अगर है तो 30:2, 2 रेस्क्यू है 15:2। स्पेसिफाइड एक चीज़ और नोट कर लें, सिर्फ किसके लिए है ये? न्यूबॉर्न। सुनना, एस्फेक्सिया नियोनेट्रम, ये सिर्फ 2 के लिए अलग है और जो कॉमन है वो यही है। तो देखो ध्यान से सुनना, क्या है बताऊंगा। 2 रेस्क्यू सीपीआर कर रहे हैं 1 साल तक, तो यही रहेगा जो मैंने बताया। 1 कर रहा है तो यह रहेगा। सिर्फ न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं या एस्फेक्सिया नियोनेट्रम डिजीज कंडीशन, ऐसी स्थिति में 3:1 का रेशो रहेगा। ये आप बता सकते हो, ये एक अपवाद की कंडीशन है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा बताई गई है, अन्यथा गाइडलाइन तो यही है। सिर्फ ये न्यूबॉर्न अगर आ जाता है तो आप इसको बोल सकते हैं, अन्यथा सभी कुछ
ऐसा ही है जैसा मैंने आपको बता दिया है, तो ये आप ध्यान दें। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है कि यूज़ क्या करेंगे, 2 फिंगर यूज़ करेंगे कंप्रेशन के लिए या 2 थंब यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पे बताना है यूज़ 2 थंब व्हेन टू रेस्क्यू परफॉर्म CPR। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी ध्यान दे सकते हैं। एग्जामिनर ने पूछा है कि जब 2 रेस्क्यू CPR कर रहे हैं तो बताइए कंप्रेशन में क्या यूज़ करेंगे, सिंगल हैंड यूज़ करेंगे, 2 फिंगर का यूज़ करेंगे, 2 थंब का यूज़ करेंगे, जो भी। तो यहाँ पर आपने बताना है कि 2 अंगूठे कैसे, बच्चा इतना छोटा सा है कि एक जो कंप्रेशन कर रहा है वो सामने खड़े होकर के 2 अंगूठों से करेगा, एक उसके पीछे की खड़ा होकर के माउथ टू माउथ ब्रीथ देगा। तो कहने का मतलब है कि 2 थंब तब यूज़ करते हैं जब रेस्क्यू की संख्या कितनी होती है, 2। लेकिन अगर रेस्क्यू की संख्या 1 है, ध्यान दीजिएगा, आपने बताना है कि यूज़ 2 fingers for chest compression when 1 rescue perform CPR। तो दोनों ही पॉइंट आपके लिए काम के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम नियोनेट इन्फेंट में CPR कर रहे हैं और नियोनेट इन्फेंट में CPR कर रहे हैं और वहाँ पर रेस्क्यू की संख्या 2 है, तो ऐसी स्थिति में थंब का यूज़ करना है। रेस्क्यू की संख्या कितनी है, 1 है, तो 2 फिंगर का यूज़ करना है। चलो साहब यहाँ तक बताएं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चेक दी ब्रेकियल पल्स। सेम वही 5 से 10 सेकंड बोलना है। ब्रैकियल पल्स चेक करेंगे, इसका मतलब नियोनेट इन्फेंट में ही ब्रैकियल पल्स चेक करनी है। इससे अगर बेटा ऊपर जाते हो तो फीमोरल और 8 से ऊपर जाते हो तो कैरोटिड आपने चेक करनी है। तो आपने बताना है ब्रैकियल पल्स चेक करेंगे CPR इस एज ग्रुप के अंतर्गत। चलो जी यहाँ तक बताएं। इसके अलावा चेस्ट कंप्रेशन का रेशो वही होगा, 100 पर मिनट होगा। ब्रीथिंग जो दे रहे हो वो सब कुछ और कॉमन है जो मैंने आपको नहीं बताया है। ये बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग एज ग्रुप में मैंने आपको CPR और CPR के बारे में बता दिया है। चलो साहब यहाँ तक बताएं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एयरवे ओपन करने के मेथड्स। देखो एयरवे ओपन करने के जो मेथड हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा एयरवे ब्लॉक हो सकता है, और एयरवे ब्लॉक हो सकता है तो ही तो आप ओपन करेंगे। तो पहले तो आपने यहाँ पर बताना है कि कॉमन कॉज फॉर ब्लॉक द एयरवे इन ए अनकॉन्शियस पेशेंट। भाई अनकॉन्शियस पेशेंट में एयरवे ब्लॉक होने के कॉमन कारण क्या है, उन कारणों को दूर करेंगे और एयरवे को क्या करेंगे बेटा, ओपन करेंगे। तो देखिएगा अनकॉन्शियस पेशेंट या किसी भी पेशेंट में एयरवे ब्लॉक होने के कारण क्या हैं। तो एक तो आप कह सकते हो सबसे पहले आपने यहां बताना है टंग विल बी टर्न। जो जीभ होती है ना वो थोड़ी सी टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है और एयरवे को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और ये आपने बताना है मोस्ट कॉमन कॉज है। कैसा कारण है बेटा, ये मोस्ट कॉमन कॉज है एयरवे को ब्लॉक होने का। कैसे मरीजों में बेटा, अनकॉन्शियस पेशेंट में। तो एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ब्लॉक द एयरवे इन ए अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस में मोस्ट कॉमन कारण तो जीभ जो कि एयरवे को ब्लॉक कर सकता है। दूसरा आपने यहाँ पर बताना है
फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी एक्सेसिव सीक्रेशंस। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सीपीआर और सीपीआर की गाइडलाइन जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत मैंने आपको अलग अलग एज ग्रुप में सीपीआर के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ एयरवे ओपन करने के मेथड। लेकिन एयरवे ओपन करने के मेथड से पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि एयरवे को ब्लॉक कर सकते हैं अनकॉन्शियस मरीज में। अनकॉन्शियस पेशेंट में जो एयरवे को ब्लॉक करने के सबसे सामान्य रीज़न और सबसे सामान्य जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण है कौन सा? टंग, दूसरा फॉरेन बॉडी और फिर सीक्रेशंस। इसी आधार पर अलग अलग प्रकार के मेथड्स हैं जिनके द्वारा एयरवे को ओपन किया जा सकता है। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, नेक्स्ट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर ओपन द एयरवे, कि एयरवे को ओपन करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुन लें, मेथड फॉर ओपन द एयरवे, एयरवे को ओपन करने के मेथड के बारे में ये तो आपको पता चल ही गया कि कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक हैं जो कि एयरवे को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मेथड वो जो कि उस कारक को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे और एयरवे अपने आप ही क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो मेथड है उसमें हम लोग बात करेंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, दूसरा मेथड है जॉ थ्रश मेथड, तीसरा मेथड है हैमलिच मैनोवर। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं मेथड्स, और वो मेथड जो कि एयरवे ओपन करने के होते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड, दूसरा मेथड है जॉ थ्रश मेथड, तीसरा मेथड है हैमलिच मेथड या हैमलिच मैनोवर। एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करना चाहेंगे हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड के बारे में। भाई हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड की बात करें तो इसमें बताने का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता हो कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो है कैसा मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि एयरवे ओपन करने का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपने ये बताना है, ये वैसे आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, लेकिन फिर भी मेरा काम आपको बताना है, तो आप ये ध्यान दें कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, अब शब्दों में ही सब कुछ लिखा है। हेड को टिल्ट करना, टिल्ट का मतलब क्या होता है, पीछे करना, बैकवर्ड में ले जाना, सिर को थोड़ा सा पीछे करके चिन को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, जीभ जो एयरवे ब्लॉक कर रही थी वो थोड़ा साइड में आ जाएगी और एयरवे ओपन हो जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हेड चिन लिफ्ट मेथड के द्वारा जीभ को साइड में करते हैं और एयरवे ओपन हो जाता है, और यही मोस्ट कॉमन मेथड है। नेक्स्ट जो मेथड है उसको बेटा आप अंडरलाइन करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, जिसे हम बोल सकते हैं जॉ थ्रश मेथड। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जॉ का मतलब जबड़ा, थ्रश मतलब धकेलना। पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जॉ थ्रश मेथड कब यूज होता है। तो एक तो आपने यहाँ बताना है, ये इसको अंडरलाइन ही कर लो, इम्पॉर्टेंट है बेटा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एज ए इमरजेंसी हैंडलिंग करने का तरीका है। इमरजेंसी को एज ए आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या एज ए नर्सिंग ऑफिसर किस प्रकार से कह सकते हो ट्रीट करेंगे, किस प्रकार से आप उसको हैंडल करेंगे, तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जॉ थ्रश मेथड है। जॉ थ्रश मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो स्मॉल फिंगर है इससे थोड़ा सा जबड़े को ऊपर लाते हैं,
ये फिंगर और अंगूठे के द्वारा मुंह को हम ओपन करते हैं, लेकिन हेड को पीछे टिल्ट नहीं करते हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य क्या है? तो आपने यहाँ पर बताना है ये कब यूज होता है। यूज व्हेन क्लाइंट हैव स्पाइनल इंजरी। एक तो इस मेथड का उपयोग एयरवे ओपन करने के लिए तब करते हैं जब किसी भी पेशेंट को कौन सी इंजरी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है। या आप यहां पे ये भी कह सकते हैं यूज व्हेन पेशेंट हैव सस्पेक्टेड फॉर नेक या स्पाइनल इंजरी। सस्पेक्टेड लिखा है मैंने। सस्पेक्टेड का मतलब आपको लगता है कि उसको हो सकती है, जांच नहीं हुई है, ये पता नहीं चला है कि उसको इंजरी है, हम कह रहे हो सकती है। अब हो सकती है तो कैसे हो सकती है, क्या अंदाजा लगाया आपने? तो प्रश्न अब यहीं से बनना है भाई, या तो बिल्कुल सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ ही लेगा आपसे कि स्पाइनल इंजरी है तो बताओ एयरवे को ओपन करने के लिए कौन सा मेथड यूज लेंगे, जॉ थ्रश। नेक इंजरी है तो बता कौन सा लेंगे, जॉ थ्रश। जॉ थ्रश में मैंने कहा था ये स्मॉल फिंगर जबड़े को ऊपर करती है, तो एग्जामिनर ये तक पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्मॉल फिंगर ड्यूरिंग जॉ थ्रश मेथड। तो आपने बताना इट विल प्रोवाइड द अपवर्ड डायरेक्शन टू द जॉ। जॉ को ये अपवर्ड डायरेक्शन देती है, या सीधा सीधा बोल दो कि नेक को बैकवर्ड डायरेक्शन में आने नहीं देती है। लेकिन मेन चीज़ है कि जॉ को क्या लाती है, अपवर्ड में लाती है और एयरवे ओपन करने में मदद करती है। अब यहां पर लिखा है सस्पेक्टेड, तो यहां से आपको एग्जामिनर प्रश्न बोल सकता है, वो कह सकता है कि व्हाट इज द मेथड आर यूज्ड टू ओपन द एयरवे व्हेन पेशेंट केम इन कैजुअलिटी आफ्टर fall down from a roof, a road एक्सीडेंट, कुछ भी लिख सकता है। मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए हैं, मतलब एक्सीडेंटल। देखो वापस से समझाता हूं। एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द मेथड आर यूज्ड, कि कौन सा मेथड है जो नर्स उपयोग लेगी एयरवे को ओपन करने के लिए जब एक मरीज आता है इमरजेंसी, कैजुअलिटी मतलब इमरजेंसी में आता है, किसके बाद में, वो छत से गिर गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, मोटर बाइक एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंटल केस है, छत से गिर गया है, कहीं से भी गिर गया है। अगर ऐसी स्थिति में वो आपके पास आता है तो क्या आपको ये शक नहीं होगा कि रोड एक्सीडेंट में भी उसको नेक इंजरी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है, छत से गिर करके आया है तो भी नेक इंजरी और स्पाइनल इंजरी हो सकती है। और अगर शक है तो सीधा सीधा आप यहां पर आंसर कौन सा मेथड का करोगे, जॉ थ्रश मेथड, क्योंकि एग्जामिनर तो ऑप्शन सारे ही देगा जो जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इंजरी सस्पेक्टेड है, और सस्पेक्टेड है तो आप क्या करेंगे, जॉ थ्रश मेथड को यूज करेंगे। चलो जी यहां तक बताएं, एक एक पॉइंट आपके काम का है, एक एक पॉइंट आपसे संबंधित है, प्रॉपर फॉलो करें और प्रॉपर आपने इसको ध्यान दे करके चलना है मेरे बेटा। चलो साहब यहां तक बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे कौन सा मेथड है, हेमलिच मैनोवर। क्या बोलना है, हेमलिच मैनोवर, जिसे कि हम लोग एब्डोमिनल थ्रश के नाम से भी जानते हैं। सुनना ध्यान से बताता हूं,
हैमलिच नाम है आपका भी हो सकता है। मान लो आपका नाम रमेश है, तो यहां लिख दूंगा मैं रमेश मैनोवर। मैनोवर का मतलब है दाव पेच, मैनोवर का मतलब है ट्रिक। हैमलिच नाम के व्यक्ति ने एक ट्रिक बताई जिससे कि फॉरेन बॉडी को बाहर निकालते हैं और एयरवे को ओपन करते हैं। तो एग्जामिनर आपको सीधा सीधा यह भी कह सकता है कि फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन है और एयरवे ओपन करना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्या बोलोगे? हैमलिच मैनोवर। हैमलिच मैनोवर एब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहते हैं। एब्डोमिनल थ्रस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने के लिए ब्लाइंड प्रोसीजर है, 100% नहीं है। इसको बाहर निकालने के लिए अगर कोई भी फॉरेन बॉडी एयरवे में है तो हम लोग पेशेंट को एक तो बिल्कुल फ्लैट पोजीशन पे लाते हैं। देखो किस तरीके से। तो हैमलिच जो मैनोवर आप यहाँ बता रहे हैं, उस हैमलिच मैनोवर में एब्डोमेन को हम लोग प्रेस करते हैं, इसीलिए इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर बताना है कि इसका हम लोग यूज़ लेते हैं। यूज़ क्यों लेते हैं? यूज़ टू रिमूव फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी को रिमूव करते हैं और एयरवे को ओपन करते हैं। तो यहां ध्यान दें, फॉरेन बॉडी को रिमूव कर रहे हैं, एयरवे को ओपन कर रहे हैं। और ये जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड को बच्चों में आपने देखा होगा घरों के अंदर कि एक छोटा बच्चा कोई भी सिक्का कॉइन निकल जाता है तो हम उसको ऐसे आगे झुकाते हैं, झुका करके दोनों कंधों के गुद्दी के बीच में ऐसे मारते हैं ना या पीछे, और वो बाहर निकल जाता है। ये क्या है? हम तो सदियों से काम में ले रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय किसने ले लिया है? हैमलिच नाम के व्यक्ति ने ले लिया है। तो ये हैमलिच मैनोवर कहला रहा है। चलो खैर, फिर भी मैं आगे बताऊंगा। इसमें आपने पहले तो ये बताना है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल साइन एंड सिम्टम है। यूनिवर्सल का मतलब जानते हो? यूनिवर्सल का मतलब है कि पूरी दुनिया में अगर किसी भी व्यक्ति ने फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन किया है तो पूरी दुनिया में इनके अलावा कोई दूसरा लक्षण हो नहीं सकता जो फॉरेन बॉडी को बताए। तो आपने यहाँ पे बताना है सबसे पहले कफिंग, चॉकिंग, साइनोसिस एंड अनेबल टू स्पीक। ये आपने बताने हैं यूनिवर्सल साइन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि व्हाट आर द यूनिवर्सल साइन ऑफ फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन के यूनिवर्सल साइन बोलते हैं बेटा इनको, और जिसमें मरीज को कोई भी चीज़ जाती है तो हम खांसते हैं ना फॉरेन बॉडी की तरह। चॉकिंग मतलब गला जो है उसको ऐसे मरीज पकड़ लेगा अपने दोनों हाथों से, और आप उसको पूछोगे गले में कुछ फंस गया है तो गर्दन तो हिला सकता है लेकिन बोल करके नहीं बता सकता है। तो सीधा सीधा मतलब है कि गले में कुछ फंस गया है, बार बार खांसी आ रही है, साइनोसिस होने लग गया है और वो बोल करके जवाब नहीं दे पा रहा है, और ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि उस पेशेंट को फॉरेन बॉडी क्या हो गई है बेटा? एस्पिरेट हो गई है। इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान दे सकते हो बेटा। चलो साहब यहाँ तक बताएं। अब जब आपने पेशेंट को ऑब्जर्व कर लिया है, आपने ये पता कर लिया है कि पेशेंट को सिर्फ फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन हुआ है, और फॉरेन बॉडी अगर एस्पायरेशन हुआ है तो आप क्या करें? तो आपने यहाँ पर एक तो बताना है कि वही सेम पेशेंट को कैसी पोजीशन देनी है, आपने फ्लैट पोजीशन देनी है। आपने क्या करना है? प्रेस दी एब्डोमेन बिटवीन जिम्फॉइड प्रोसेस एंड अम्बलाइकल, इसीलिए तो एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं बेटा। तो आपने बताना है मरीज को वही फ्लैट पोजीशन दे देनी है, लिटा देना है अगर वो खड़ा नहीं रह सकता है तो आपने यहाँ बताना है कि फ्लैट पोजीशन देनी है। फ्लैट पोजीशन देने के साथ में आपने वहाँ पर उसके पास आना है।
जिम्फॉइड प्रोसेस के नीचे अम्बलाइकस के ऊपर बीच वाली जगह एब्डोमेन पेट कहलाती है। यहाँ पर आपने एक हाथ के जो है उसको ऐसे इंटरलॉक करना है, एक को मुट्ठी बना लेना है, दूसरे हाथ को ऐसे रखना है, उसे तेज़ी से प्रेस करना है, तेज़ी से दबाना है। 5 बार अंदर की तरफ, थोड़ा प्रेशर ऊपर की तरफ लगाना है 5 बार। फॉरेन बॉडी मुंह में आएगी और फिंगर से उसको बाहर निकाल देना है। ये जनरली रूल एंड रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं एडल्ट के लिए। भाई ये जो मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो किसके लिए फॉलो कर रहे हैं बेटा? एडल्ट। भाई ये जो जनरली मेथड फॉलो किया जाएगा एडल्ट के लिए है। अगर पेशेंट एडल्ट है तो आप उसको फ्लैट पोजीशन में लाएंगे, इस साइड को कंप्रेस करेंगे, 5 बार तेज़ी से अंदर झटका मारना है, 5 बार तेज़ी से ऊपर की तरफ मारना है झटका। और ऐसी स्थिति में आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉरेन बॉडी मुंह में आएगी और फिंगर से उसको बाहर निकाल देना है। लेकिन एक बात का मुख्य रूप से ध्यान देना है, अगर फॉरेन बॉडी इन्फेंट और नियोनेट ने अंदर ले ली है तो ऐसी स्थिति में आप उसके मुंह में फिंगर मत डालना, नहीं तो वो बच्चा वापस से सकिंग रिफ्लेक्स भी हो सकता है और वो फॉरेन बॉडी को निगल जाएगा और वापस अंदर चले जाएगी। तो ये मुख्य सावधानी है कि फॉरेन बॉडी को अगर आप छोटे बच्चों में निकाल रहे हैं तो फिंगर मुंह में नहीं डालनी है, एडल्ट में फिंगर को इंसर्ट कर सकते हैं। चलो साहब यहाँ तक ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पर एक तो इस पॉइंट को ध्यान दें। अब इसी को एडल्ट में ना बोल करके आपने यहाँ बताना है चाइल्ड, आपने यहाँ पर बताना है इन्फेंट, आपने यहाँ पर बताना है नियोनेट। सबके लिए फिर एक ही नियम कानून लागू है। जहाँ पर क्या नियम कानून है तो आपने यहाँ पे सबसे पहले बताना है दोनों कंधों के बीच में, तो आपने बताना है 5 थ्रश बिटवीन ब्लेड ऑफ शोल्डर। 5 बार मारना है, कंधों के गुद्दी के बीच में मारना है। जैसे हम मारते हैं बच्चे को आगे झुका करके, लीनिंग फॉरवर्ड में बच्चे को रख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि भाई अवॉइड इंसर्ट दी फिंगर इन माउथ ऑफ चाइल्ड टू रिमूव फॉरेन बॉडी। कि फॉरेन बॉडी को अगर बच्चों में बाहर निकालना है ना तो उस बच्चे के मुंह में कभी भी फिंगर इंसर्ट मत करना। और मैं ये बता दूं कि ये प्रश्न तो बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपको बोलेगा कि व्हाट इज द प्रिकॉशन, या वो बोलेगा कौन सी ऐसी सावधानी है जिसका ध्यान नर्स रखेगी एक छोटे बच्चे में फॉरेन बॉडी को बाहर निकालते समय। तो सबसे बड़ी सावधानी है कि वो उस बच्चे के मुंह में फिंगर ना डाले, क्योंकि बच्चे में सकिंग रिफ्लेक्स हो सकता है, तालू प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में वो उसे पुनः अंदर निगल जाएगा और फर्दर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दें। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि छोटे बच्चे में फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए। तो पेशेंट को आगे की तरफ झुका दें और उसके दोनों कंधों में 5 बार मारें, फॉरेन बॉडी अपने आप ही बाहर निकल जाएगी, फिंगर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो जी साहब यहाँ तक बताएं। लेकिन एग्जामिनर की तो आदत मैं कह रहा हूँ ना बाल की खाल निकालने की है। एग्जामिनर इतनी आसानी से थोड़ी पीछा छोड़ता है। एग्जामिनर आपको यहाँ तक कह सकता है, क्या कह सकता है तो सुन लें। एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि एक महिला जो कि प्रेग्नेंट है और उस प्रेग्नेंट महिला में फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन हो गया है, तो उस फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि चाहे वो पेशेंट ओबेज हो, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, दोनों ही कंडीशन में आपने क्या करना है बेटा, चेस्ट कंप्रेशन करना है। क्या परफॉर्म करोगे उसका ट्रीटमेंट में या मैनेजमेंट में। भाई मैनेजमेंट जो आप कर रहे हो उसमें आप चेस्ट कंप्रेशन करना, एब्डोमिनल थ्रस्ट या एब्डोमिनल कंप्रेस मत करना, क्योंकि आपको पता है ओबेज है तो इतना फोर्स लगेगा ही नहीं।
और प्रेग्नेंट है तो ऐसी स्थिति में फॉरेन बॉडी तो निकलेगी नहीं और कुछ का कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये आप बेटा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैंने अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कंडीशंस में एयरवे ओपन करने के मेथड, सीपीआर की गाइडलाइन जो कि लेटेस्ट गाइडलाइन है वो मैंने आपको बताई है। लास्ट हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीपीआर और सीपीआर के मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में। देखो बेटा, सीपीआर के अगर हम कॉम्प्लिकेशंस पर चर्चा कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले आपने यहाँ पर बताना है रिब्स फ्रैक्चर। क्या बोलना है? रिब्स फ्रैक्चर। और रिब्स फ्रैक्चर अगर पूछे तो आप कह सकते हो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। भाई मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आप बताइएगा। रिब्स फ्रैक्चर, रिब्स फ्रैक्चर अगर किसी भी रोगी को होती है तो आसपास के अंग भी तो प्रभावित होंगे ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बेटा लीवर एंड लंग्स क्या हो सकते हैं? पंक्चर हो सकते हैं। हाँ या ना? हाँ, हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपने यहाँ पर बताना है, सुन लो। तीसरा पॉइंट आपने बताना है स्टर्नम भी फ्रैक्चर हो सकती है। आपने यहाँ पे बताना है कॉलर बोन फ्रैक्चर हो सकती है। इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हो पेशेंट क्या हो सकता है? एस्पायरेशन। मान लो सीपीआर के दौरान वॉमिटिंग वगैरह हो गई या कोई कॉम्प्लिकेशन, तो पेशेंट एस्पिरेट भी कर सकता है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो सीपीआर में हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि मोस्ट कॉमन, तो रिब्स फ्रैक्चर आप कह सकते हैं। मैंने आपको जो आपके एग्जाम रिलेटेड स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सीपीआर और सीपीआर की गाइडलाइन के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अनुसार जो भी लेटेस्ट प्रश्न है वो मैंने आपको बताए हैं। जो स्पेसिफाइड पॉइंट्स है नई गाइडलाइन के वो हमने डिस्कशन किए हैं। तो ये आप प्रॉपर फॉलो करते रहें, सिलेक्शन आपका 100% होगा। इसके अलावा और डिटेल इसके साथ साथ जब आप रेगुलर जुड़ेंगे, ऑफलाइन में जुड़ेंगे, और डिटेल में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।